नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल अल्लाह स्टडी पर। मैं डीआर वाकर लेकर आऊँगा आपके लिए शानदार मोटिवेशन के साथ ट्रिकों वाले ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के वीडियोस। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो को लास्ट तक देखकर आप साइंस का जितना हो सके उतना अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो देखो, लास्ट का जो अपना टॉपिक था या जो भी आपके साइंस के जो मेरे वीडियोज़ है, अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, या जो भी ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हो। और दोस्तों, वक्त है आज तैयारी का, तो जितना हो सके उतना तैयारी कीजिएगा और जितना हो सके आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा लीजिएगा। तो लास्ट का जो अपना टॉपिक था वो प्रकाश के अपवर्तन का था। अपवर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, घटना क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमें अगली घटना, जो इन दोनों घटनाओं का एक आगे की घटना, उस घटना को पढ़ना है। देखो दोस्तों, ये घटना जो है ना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से आपके दिमाग में सेट नहीं होने वाली घटना है। तो इसे रटना नहीं और ट्रिक से समझना है। और एग्जाम में यहाँ इसके एग्जाम्पल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है आपके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक है। देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम बात करें तो होता क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो सबसे पहले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु शर्त क्या है, यानी ये जो घटना घटेगी ये कब घटेगी या इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है तभी ये घटना घटेगी, वरना ये घटना आपके नहीं घटेगी। तो इसकी शर्त है, पहला, इसकी दो कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन का अगर ये पालन करती है तभी घटना घटेगी। दोनों में से अगर ये एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है तब आपको ये घटना आपके सामने घटती हुई नजर नहीं आएगी। काफी अच्छी घटना है। तो पहला है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। यानी प्रकाश जो है वो सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसके वेग में परिवर्तन के कारण एक घटना घटती है। इसको हमने कहा था अपवर्तन, और अपवर्तन एक धोखे की तरह होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिक से समझाया था। मगर इस कंडीशन के लिए प्रकाश प्रवेश तो करना चाहिए, मगर याद रखना आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही प्रवेश करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घटना आपके नहीं घटती है। दूसरी चीज कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, एक पदार्थ का विशेष कोण होता है जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बताऊंगा क्या होता है आगे अपने इसी में। तो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा सिर्फ अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ये तो देखो कंडीशंस है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो देखिए, आराम से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए।
अब इसकी परिभाषा क्या है? तो डेफिनेशन को हमें समझना है, परिभाषा को। देखो, परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, किसकी? प्रकाश की। कौन? किरण। सघन माध्यम से, पहली कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है तो वह पुनः सघन माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो आपतन कोण है ना, ये वाला आपतन कोण इस क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो वापस जो जिस माध्यम से आई थी, किससे आई थी? सघन से आई थी, सघन में ही लौट जाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना, अगर अपवर्तन धोखा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन महाधोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। अब धोखा कैसे है? अब ये धोखा कैसे है ये आपको मैं आगे एग्जाम्पल से, ट्रिकों से बताऊंगा, तब आप समझना इसको। अब देखो, कोई भी अगर हमने घटना अगर देखी है तो मैंने आपको डायग्राम का जरूर यूज किया है और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको मैंने बताया है। तो इसी चीज को हम डायग्राम से देखते हैं। क्रांतिक कोण एक विशेष कोण होता है जो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और उस कोण के कारण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जैसे क्रांतिक कोण की हम बात करें तो कहते हैं जल का क्रांतिक कोण। तो जल का क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री। जबकि ध्यान रखना, आपकी ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, रेलवे और कांस्टेबल जैसे एग्जाम या छोटे से एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन आता है कि हीरे का क्रांतिक कोण। तो हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। जैसे 24.41 नहीं होता है तो 41 में काउंट नहीं करते हैं, 24.4 डिग्री ओपन करते हैं। ये ध्यान रखना, आपके क्रांतिक कोण है। तो मैंने कहा था जल का जो क्रिटिकल एंगल आईसी है वो कितना है? 48.5 डिग्री। और हीरे का क्रांतिक कोण कितना है? 24.4 डिग्री। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कितना बताओगे? 24.4 डिग्री। अब देखो, डायग्राम समझना है। डायग्राम इसमें आया क्या? नहीं, बढ़ा देता हूं उसको। आपको मैं 3 डायग्राम बताऊंगा और इन तीनों डायग्राम में सामने देखना आप। तो फर्स्ट डायग्राम, ये मान लो आपकी पानी। पानी हवा की तुलना में सघन माध्यम है और यहां पर आपने देखा कि सतह पर हमने एक लंबवत भाग लिया
जैसे हमने क्या कहा, अभिलंब कहा। तो हमने देखा कि जो प्रकाश की किरण यहां इस जल के लिए क्रांति कोण एंगल IC, जल के लिए क्रांति कोण आपके कितना होता है, वो होता है 48.5 डिग्री। अब जल के लिए क्रांति कोण की हम बात करते हैं तो ये 48.5 डिग्री है, ठीक है। अब हमने कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजी। अब क्या होता है कि इस किरण को जाना चाहिए था इस पथ पर। देखो ये घटना है ना, अच्छों को समझ नहीं आती जब पहली बार पढ़ते हैं, या जब आप 10th लेवल तक पढ़ते हैं तो अच्छों समझ नहीं आती। आप सोचते हो कहाँ क्रांति कोण है या कहाँ क्या हो रहा है, तो रटना वटना नहीं, आपको एक ट्रिक समझना है कि देखो यहां पर आपतन कोण ये आई है ना, तो ये आपतन कोण आई है और ये क्रांति कोण है ये वाला। यहां ये आपतन कोण, इस कंडीशन में जो आपतन कोण आई है ना, ये लेस देन है IC से, यानी आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से देखो छोटा है। और कंडीशन मैंने क्या कही थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2, पहली सघन से विरल में, तो पहली तो फॉलो हो रही है। सेकंड जो कंडीशन है ना आपतन कोण वाली, ये इससे छोटा है, जबकि होना क्या चाहिए, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर वो कंडीशन ना फॉलो होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं घटेगी, यहां सिर्फ केवल अपवर्तन की घटना ही घटेगी। जाना चाहिए था इस पथ पर किरण को, नहीं जाती है, वो थोड़ी सी भटक जाती है, अर्थात वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये केवल अपवर्तन हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम आपके फर्स्ट था। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं केवल क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब देखो सेकंड डायग्राम की हम बात करें। अब हमें क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एंगल को बढ़ाना है। हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान बढ़ाना है। जैसे मैंने उसमें कम लिया, 48.5 डिग्री था, मान लीजिए मैंने 30 डिग्री के लिए लिया तो 48.5 से कम है। सेकंड केस में हमने किया कि आपतन कोण का मान आप क्रांति कोण के बराबर कर दीजिए। हमने कोण बढ़ाया, अब की बार इस केस में हमने बराबर कर दिया, और बराबर करने पर आपने देखा कि यहां पर, ठीक है, अब यहीं पर है आपके क्रांति कोण, और इसी के जस्ट ऊपर ही कौन सी किरण आपके आपतित हो रही है, प्रकाश किरण, यानी ये दोनों I और यहां पर ही IC है, दोनों का मान बराबर है। तो किरण को जाना चाहिए था इस पथ पर, किरण नहीं जाती है और इसकी बिल्कुल सतह पर ही चली जाती है, तो भी वो वापस अपने सघन माध्यम में नहीं लौटी है, नहीं लौटी ना, तब आप कह सकते हैं तब भी क्या हो रहा है, सिर्फ अपवर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है। मगर हमें क्या कराना है, किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है, तो हमें इस किरण को और आपकी इस बड़े एंगल पे इसको आपतित करवाना है। पहले हमने कम कोण पे, फिर बराबर कोण पे, अब इस कोण का मान और बढ़ाओ, यानी किरण का मान और बढ़ाओ, इस एंगल को और बढ़ाओ। तो डायग्राम नंबर 3 में हम इस एंगल को बढ़ाते हैं। देखिए अब देखो डायग्राम नंबर 3, तीसरी कंडीशन में आपके कोण I जो है उसका मान क्रांति कोण से ज्यादा है। इस कंडीशन में आपने देखा कि ये वाटर आपके लिया मैंने, सघन माध्यम लिया, यहां अभिलंब है। अब की बार देखो यहां क्रांति कोण IC जो कितना है 48.5 डिग्री है, पर मगर मैंने इससे ज्यादा मान लीजिए 60 डिग्री के कोण पर इस किरण को आपतित करवाया। अब यहां पर इसको ज्यादा कोण पे आपतित करवाया ना, तो किरण को जाना चाहिए था इस पथ पर। अब देखो ये किरण लगातार इसका जैसे जैसे इसको एंगल को बढ़ाओगे इस किरण का झुकाव नीचे की ओर होता जाएगा। पहले इधर थी, सतह पे थी, अब इसका मान और बढ़ाओगे तो वो इस वापस पानी के अंदर ही आ जाएगी। तो देखो आपने यहां पर किरण वापस पानी में लौट आई। ये घटना कुछ आश्चर्य वाली हो गई, जबरदस्त आश्चर्य वाली हो गई।
ना मानने वाली हो गई। कैसे? कि कोई किरण पानी से जाती है और हवा की सतह के साथ टकरा करके पानी में ही लौट आती है। अर्थात जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अगर ज्यादा होता है तो वापस वो पानी या सघन माध्यम में ही लौट आती है, यानी टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ना मानने वाली बात होगी, ये तो एक धोखा होगी। कैसे? कि ये तो ये इस प्रकार की घटना होगी कि जैसे कोई पत्थर आपके जल की सतह पर टिप्पा खाकर वापस ऊपर आ जाए। जब पत्थर को आप पानी की तरफ फेंकते हो, जब आप किसी पत्थर के छोटे टुकड़े को पानी पर आप फेंकते हो, टिप्पा खाकर वापस ऊपर आ जाए, ऐसी घटना आपकी ये वाली हो गई। तो अगर मैं कहूं आपसे कि क्या पत्थर को पानी पे टिप्पे खवाओ, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं नहीं सर मजाक कर रहे हो क्या, दिमाग खिसक गया क्या ऊपर से। तो ये मजाक नहीं है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अगर आपका बचपन वास्तव में अल्डाट गुजरा है तो आप इस एक मज़ेदार एक्टिविटी से आप जरूर गुजरे होंगे। कैसे? कि जब गाँव में बरसात होती है काफ़ी ज़्यादा होती है तो नाडी तालाब या आपके छोटे मोटे क्षेत्रों में पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे या हम जो खेलने जाते थे बचपन में, तो हम बड़े शानदार है ना एक्टिविटीज़ करते थे। तो क्या करते थे, एक छोटा सा पत्थर लेते थे और उस पत्थर को है ना क्या करते थे कि उसे बिल्कुल तिरछा, ऐसे बिल्कुल तिरछा ऐसे करके ऐसे फेंकते थे। तो वो तिरछा जब जाता था ना पत्थर वेग के साथ, ऐसे नहीं धीरे से कि जा जा, ऐसे नहीं, वेग के साथ ऐसा जाता था। तो वेग के साथ जैसे जाता था तिरछा तो उसमें वेग काफ़ी ज़्यादा होता था और वो यहाँ टिप्पा खा करके टक ऊपर फेंक दो टिप्पा खा से, फिर मान लो बाद में जाके डूब जाए उसकी बात नहीं, बाद में जाके डूब जाए उसकी बात नहीं, मगर टिप्पा जरूर खाता था। डिपेंड क्या था, अगर आप उसको अभिलंब की ओर फेंकते हो सीधा खड़ा तब टिप्पा नहीं खाता था वो। आप उसको तिरछा फेंकते थे, एंगल बनाकर फेंकते थे और उसमें वेग रखते थे, वो टिप्पा खाता था। बस यही घटना ये वाली है। यानी ये पानी वाला जो उदाहरण, ये अल्डाट है जो मैं आपके दिमाग में इस घटना को समझाने के लिए सेट किया है कि ऐसा होता था। कब होता था? जब बरसात का वक्त आता था, जो ऐसे हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी आपकी घटना कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं इस घटना पर आधारित एग्जाम्पल की। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित आपकी एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो देखो सारे उदाहरण है ना बड़े इंपॉर्टेंट है और काफी अल्डाट है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि पहला है हीरे का चमकना। देखो हीरे की हम बात करते हैं तो हीरा जो है ना वो दो प्रकार से होता है, एक नकली हीरा होता है, एक असली हीरा होता है। असली और नकली में क्या अंतर है? जो जौहरी होते हैं उनको पता होता है, आप जो विद्यार्थी हो आपको साइंस में देखते हो कि कुछ 2-3 अंतर में बता देता हूँ, यहीं पे केमिस्ट्री का टॉपिक है यहीं बता देता हूँ। असली हीरा जो होता है ना उसे जब एक्स किरणों में रखते हो, यानी जो हीरे के जांच करते हैं ना जौहरी होते हैं, वो हीरे की परख कैसे करते हैं? हीरे को उठाकर एक्स किरणों में रखते हैं तो एक्स किरणों के अंदर हीरा आपके हरे प्रकाश से चमकता है, असली हीरा, और शीशे का टुकड़ा नहीं चमकता है। दूसरा, असली हीरा जो होता है ना, याद रखना उसकी सतह पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो गर्म नहीं होता, हीट नहीं होता है, और शीशे के टुकड़े गर्म हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। असली हीरा जो होता है ना वो मंद प्रकाश में, बिल्कुल अंधेरा नहीं कह सकते, अंधेरा तो जहां नहीं कह सकते। अब भाई किरण नहीं है, अंधेरे का मतलब कोई किरण नहीं है, तो जो किरण जाएगी नहीं तो वो कहां से आएगी? कुछ तो होना चाहिए, यानी कुछ अंधेरे की बात करते हैं। तो उस अंधेरे के अंदर असली हीरा काफी चमकता है। ठीक है, नकली हीरा आपके सिर्फ दिन में चमकता है। असली हीरे की जो चमक होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है, और नकली हीरे जो सिर्फ एक शीशे के टुकड़े होते हैं। जैसे आप जाते हो ना, जैसे गहने वहने करवाते हैं, सस्ते आर्टिफिशियल जो गहने करवाते हैं उन पर आपके हीरे लगाते हैं, हीरे जड़ाते हैं। वो हीरे सिर्फ 100-200 रुपए के होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ दिन में चमक सकते हैं। कब? जब सूर्य का प्रकाश गिरता तब उनका रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चमकते हैं, मगर कम प्रकाश में उतना नहीं चमकते हैं, और उसकी चमक भी उतनी
मनमोहक नहीं होती जितनी असली चमक हीरो की होती है। तो वो अंतर है नकली और हीरे के अंदर। तभी तो किसी ने मोटिवेशन के रूप में कहा है हीरे की चमक को लेकर। तभी तो कहते हैं कि हीरे को आप आपके कीचड़ में भी डाल दो, वो चमकेगा। और अगर आप में टैलेंट है तो आप चाहे गरीब परिवार में पैदा हो जाओ या कम संसाधनों में पैदा हो जाओ, आप इस दुनिया में चमक के दिखाओगे। असली हीरा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, बिल्कुल डल परिवार में पैदा हुआ था, मगर उसके अंदर चमक थी, वो एक असली हीरा था। उसने अपने आप को तराशा, निखारा और एक भारत के अंदर एक सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति तक पहुंचकर मिसाइल मैन का भी दर्जा हासिल किया। तो वही बात यहाँ है, किसी ने सच ही कहा है कि अगर देखनी हो असली हीरे की चमक, अगर देखनी हो असली हीरे की चमक तो जरा अंधेरे का इंतजार करो। अगर देखनी हो असली हीरे की चमक तो जरा अंधेरे का इंतजार करो। मेरे दोस्त, धूप में तो शीशे के टुकड़े भी चमक उठते हैं। और देखनी हो असली जाबाजों की ताकत तो मैदान में उतर के मुकाबला करो। मैदान से बाहर तो हर कोई हाँक लिया करता है, हुटिंग कर लिया करता है। मैदान में आके जब मुकाबला करते हैं ना, तब असली पावर का एहसास होता है। तो बात यही है। अब असली हीरा भी खरीदते भी है। कैसे? असली हीरा कौन खरीदता है? जो काफी पैसे वाले हैं खरीदते हैं असली हीरे। हम अपनी जिंदगी में अपने असली सामान्य परिवार के लोग या सामान्य स्थिति से कहें तो अपने जीवन में असली हीरा खरीदना दूर की बात है, देखना भी हमारे नसीब में नहीं होगा, क्योंकि असली हीरा बहुत बहुमूल्य होता है। हीरे का मापन करते हैं, हीरे की शुद्धता का मापन करते हैं कैरेट के अंदर। किसमें करते हैं? कैरेट में। और सबसे शुद्ध हीरा होता है 3062 कैरेट का। सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। तो 3062 कैरेट का हीरा सबसे शुद्ध होता है। अब इसमें कैरेट की कीमत होती है। एक छोटा सा आपके 11-12 कैरेट का हीरा भी आपके 5-6 करोड़ रुपए का होता है। सोचो आप। अब कौन खरीदता है? नीता अंबानी से, मान लो पैसे वाले हैं, नीता अंबानी। अब नीता अंबानी जो रिंग पहनेगी, हम तो 250 रुपये में रिंग पहन लेते हैं, चांदी और उस पर हीरा लगा होता है। मगर नीता अंबानी पहनेगी वो 250 रुपये की थोड़ी पहनेगी, वो 250 करोड़ की पहनेगी, क्योंकि प्लेटिनम की बनी होगी। प्लेटिनम दुनिया की सबसे महंगी धातु है आभूषण के आधार पर, और उसमें जो हीरा लगाएगा वो करोड़ों का होगा। तो वो असली हीरे होते हैं। आप देखते हो हीरों का जो व्यापार करते हैं उन्हें पता होता है, समझा, जिसमें कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत का एक ऐसा हीरा है, हीरा था बहुमूल्य, भारत की विरासत थी, जो आज इंग्लैंड की रानी के ताज में जड़ा है, वो भारत की विरासत थी। कहते हैं कि उस हीरे का नाम है कोहिनूर, और उस हीरे की कीमत आज तक कोई आंक नहीं पाया है। और इस हीरे को अगर कीमत नहीं बता पाया, सोचो इस हीरे को अगर सेल आउट करे ना तो भारत की कितनी गरीबी दूर हो सकती है। मगर गुलामी के कारण वो चीज़ अंग्रेज लूट के लेके चले गए। ये हमारे लिए दुख की बात है। तो असली हीरे की चमक याद रखना किस घटना से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है। सेकंड जो घटना है ना, दूसरी घटना, वो क्या है? सेकंड इसकी घटना है, ध्यान रखना आपकी, क्या कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका, इट मीन्स मिराज का बनना। यानी रेगिस्तान में मृग मरीचिका, मृग मरीचिका मतलब मिराज। मिराज कहते ही लोगों के दिलों के अंदर क्या आ गया? एक तृप्ति आ गई, है ना, तृप्ति आ गई। अगर ऐसा कुछ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, जो आप सोच रहे हो विराज नहीं है, ये मिराज एक घटना का नाम। मृग का मतलब है हिरण और मरीचिका मतलब है तृष्णा। ये घटना का नाम क्यों पड़ा? ये रेगिस्तान से जुड़ी घटना होती है अधिकांशतः। कहते हैं जब रेगिस्तान में जहां अथाह मिट्टी मिट्टी होती है तो ढलान से ऊंचाई की ओर हम देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक आभासी प्रतिबिंब दिखता है मृग मरीचिका का। कैसे? कि रेगिस्तान में दौड़ता हुआ हिरण जब ढलान से ऊंचाई की ओर देखता है तो उसे कहीं दूर पर पानी का तालाब या पानी का एहसास होता है, और उसे लगता है कि वहां पर पानी पड़ा है, और वो भागता वहां पर, भागकर वहां जाता है तो वहां कुछ नहीं होता, उसके साथ धोखा होता है। धोखा ही तो है मिराज की तरह।
तो ये फिर और देखता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है, दौड़ता है, अर्थात भाग 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 करके वो बेचारा थक जाता है और प्यास से तड़प करके मर जाता है इसी के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मृग मृचिका या मिराज। ये जरूरी नहीं है सिर्फ रेगिस्तान में ही आपको देखने की मिले। अभी जो आपके गर्मियों का सीजन है, अगर आप बाहर निकलते हो तो आप इसको देख सकते हैं। कैसे कि जब आप रोड पर बाइक लेकर चलते हो और ढलान से ऊंचाई की ओर जाते हो तो आपको एक ऊंचाई पर, बड़ी दूर पर क्या होता है कि ऊंचाई पर आपको कुछ पानी चमकता हुआ दिखाई देता है और आप देखते हो कि वहां पानी पड़ा है रोड पर, मगर वहां पानी नहीं होता है, वो सिर्फ एक धोखा होता है, जो एक मिराज है, जो घटना आपके। या फिर कई बार हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कुछ सोचते हैं, बाइक चलाते रहते हैं तो हमें लगता है कि पानी पड़ा है तो हम पैर ऊपर कर लेते हैं कि भीग ना जाए, वो धोखा है। तो मिराज एक धोखा है, समझा? वही चीज यहां है। मिराज, मिराज काफी फेमस है, राजस्थान में फेमस है, पाकिस्तान में खौफ भी है मिराज का, क्योंकि आपको पता है मिराज MiG-21 जो था आपके, वो उसका लड़ने के लिए गया था आपके अभिनंदन सिंह जो था, वहीं जाकर के उनको दिखा के आया था आपके भारत के मिराज कितनी पावरफुल है। देखो नशा है, लोग नशे के रूप में मिराज यूज करते हैं। तो बता देता हूँ, अकेडमी में पढ़ाता था तो बच्चे सुबह उठते ही कुछ मिले ना मिले पर मिराज उनके लिए ज़रूरी थी। मिराज राजस्थान में बहुत सारे लोग खाते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा भी था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मिराज वाला धनवान कहने लगा था। ये सब धोखा है, नशा है। पंजाब जो एक राज्य है उसमें लोग ज़्यादा ड्रग्स का नशा करते हैं, ड्रग्स, अफीम, सरस जो भी होता है, हेरोइन, उनका नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। आपके ड्रग्स को लेते भी ये, एंटी इंजेक्शन भी लगाते हैं, स्मेल से भी लेते हैं, खाते भी ये पाउडर वगैरह। तो वो पंजाब में ज़्यादा चलन है ड्रग्स का। तब वहाँ पर एक मूवी बनी थी, क्या बनी थी? उस मूवी का टाइटल रखा था उड़ता पंजाब। पंजाब मतलब पंजाब में उड़ रहा है वो पाउडर। राजस्थान में मैंने लॉकडाउन में जब काफ़ी देखा कि राजस्थान में लोग मिराज का बहुत ज़्यादा चलन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, काफ़ी एजुकेटेड लोग भी मिराज खाते हैं। 100 में से 8 लोग मान लो मिराज खाते हैं, और मिराज उनके लिए जन्म गुट्टी सिद्ध होती है, जन्म गुट्टी कह सकते हैं। तो इन लोगों को देखकर, अपने मिराज खाने वाले भाइयों को देख करके, राजस्थान में इस मिराज के चलन को देख करके मेरे दिल में कभी कभी एक ख्वाब आता है कि एक छोटी मोटी मूवी तो अपने राजस्थान में मिराज पर भी बननी चाहिए। और टाइटल सोचो क्या रखना चाहिए, सोचो आप, टाइटल रखना चाहिए रगड़ता राजस्थान। क्या रखना चाहिए? रगड़ता राजस्थान। तो ऐसे ही ध्यान रखना, ये मिराज एक धोखा है, और जो खाते हैं वो शरीर के साथ धोखा है। तो तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, प्लीज अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला जो पॉइंट है, इसके बाद तीसरा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वो क्या है? वो कहते हैं शीशे पर पड़ी दरार का चमकते हुए दिखाई देना। यानी शीशे पर पड़ी दरार का चमकते हुए दिखाई देना। मोबाइल सब यूज करते हो आप, मोबाइल पे एक ग्लास लगता है स्क्रीन गार्ड के रूप में, तो कई बार आपके हाथ से जब मोबाइल गिर जाता है तो उसमें कुछ दरार पड़ जाती है शीशे के अंदर, और वो दरार जो है ना वो बड़ी दूर से आपको दिखाई देती है। आप देखोगे ना, पूरी ग्लास में देखोगे वो दरार आपको दिखाई देगी, या कोई शीशा है, ग्लास, उसमें दरार आ जाती है ना तो आपको दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही गिरता है वहां टूटने से वहां कुछ हवा भर जाती है, कुछ एयर जो है वहां भर जाती है। तो प्रकाश शीशे से सघन माध्यम से हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और उसी की वजह से ध्यान रखना वो आपको क्या होती है? चमकती हुई दिखाई देती है। तो किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपकी कि प्रकाशिक तंतु का कार्य करना। प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, एक ऐसा तंतु होता है जिसके द्वारा
प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम संचरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। होता क्या है कि इस प्रकार का मोड़ते हुए प्रकाश को हम गति कराते हैं। एक फाइबर होता है, अंदर इससे अधिक अपवर्तनांक का एक पदार्थ होता है और प्रकाश को इस प्रकार से गति कराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये आपके संचार माध्यमों में या संचार के क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखो, इसके बाद एक जांच होती है, आपने कई दफा करवाई होगी। उस जांच को हम कहते क्या है, उसे कहते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप का कार्य करना। एंडोस्कोप मीन्स अंतःदर्शी। ये एक नली के युक्त की जांच होती है। होता क्या है कि इसके अंदर आपकी एक ऐसी नली होती है और उस नली को क्या करते हैं, इसके सामने एक लेंस लगा होता है, कैमरा लगा होता है और उस नली को आपके आहार नाल के अंदर भेजते हैं। इसके द्वारा आहार नाल की जांच होती है। आहार नाल में मान लो कोई अल्सर हो रखे, अल्सर मतलब छाले हो रखे, आहार नाल में अल्सर की समस्या होती है। विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, अल्सर की बीमारी होती है। या अंदर कुछ जांच होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर, सुबह सुबह खाली पेट, कुछ अंदर होगा तो जांच होगी नहीं। या उल्टियां होती है इसके अंदर, तो कुछ खा पी करके अगर उल्टियां करोगे तो कुछ बाहर आ जाएगा, कुछ अंदर होगा ही नहीं तो उल्टियां खाली होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, इस एंडोस्कोप का क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में इस एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कैमरा लगा होता है आगे, वो कैमरा वाली नली अंदर जाती है और मॉनिटर पे आपके डिस्प्ले पर इसका एक टेलीकास्ट होता है। डॉक्टर आपके अंदर की जांच जो करता है वो एंडोस्कोप से करता है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, वह है पानी से आधी भरी परखनली का चमकते हुए दिखाई देना। आपने अगर लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप टेस्ट ट्यूब लेते थे, परखनली लेते थे और उससे जब पानी से आधा भर देते थे, यानी परखनली को हम आधा भर कर रखते थे, खाली नहीं, खाली भी। अगर आप आधा खाली कह रहे हो तो इसका मतलब आप नेगेटिव विजन वाले लोगों को। हम अगर पॉजिटिव विजन देखें तो परखनली आधी भरी, यह आपकी सकारात्मक सोच को दर्शाती है। तो कहते हैं कि जब पानी से आधी भरकर आप उसको ऐसे देख करते थे तो क्या होता था, पानी से जब प्रकाश हवा में जाता था, ठीक है, या मान लो कांच से पानी में जाता था, तो क्या होता था कि सघन जो माध्यम है उससे विरल में प्रवेश करता था, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के कारण वो टेस्ट ट्यूब आपको चमकती हुई दिखाई देती थी। किस घटना का उदाहरण है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एग्जाम्पल है। यानी इस प्रकार से जितने भी मैंने आपको घटनाएं बताई है, ये सारी की सारी घटनाओं के उदाहरण आपके कौन से हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग भी दे रहे हैं। मेरे विद्यार्थी जो है काफ़ी मुझे सपोर्ट भी दे रहे हैं। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका फ़ायदा, जितना हो सके उसमें आपका फ़ायदा। तो कहते हैं ज़रूरी है, देखो गर्मी भी है, काफ़ी पसीना भी आ रहा है, तो ज़रूरी है मेहनत करोगे पसीना आएगा, और पसीना अगर आप वास्तव में निकालोगे तो रिजल्ट भी उसका मिलता है, चाहे किसी फील्ड में आप देख लो। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबाज बदलता है। सुनना आप, जो सिर्फ पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। याद रखना, आपकी मेहनत करते जाओ, हार गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो कोई बात नहीं, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि दुनिया की हर एक चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, सिर्फ इंसान ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर से चलना सीख लेता है।